मतलब 12th की स्टडी जो है वो तुम्हें पैरेलल चलानी पड़ेगी। जो बोर्ड होता है, तुम में से कुछ सीबीएसई बोर्ड से हो, कुछ गुजरात बोर्ड से हो, सिलेबस दोनों का सेम है, खाली बोर्ड का जो पेपर स्टाइल है वो अलग है। बोर्ड की पेपर स्टाइल में जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, उनके लिए समथिंग 10 या 16 जितने एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद बाकी जो पोर्शन है वो थियोरी और न्यूमेरिकल होता है। उनकी 70 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है और 30 मार्क के इंटरनल्स होते हैं। और जो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके 100 मार्क की एग्ज़ाम होती है बोर्ड में। उसमें 50 मार्क के एमसीक्यूज होते हैं और 50 मार्क में जो है उसमें थियोरी और न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जब हम 12th बोर्ड के बाहर जाते हैं तो हमें अगर मैथ्स में है तो मैथ्स के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, जेडबलई और दूसरा होता है गुड सेट। तो मैथ्स वालों के लिए याद रखना, अगर तुम्हें गुजरात स्टेट के अंदर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो गुड सेट कंपलसरी है। किसी भी कॉलेज में, चाहे वो निर्मा हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी का कॉलेज हो, या फिर ये पीडीपी हो, एनर्जी वाला जो है, कोई भी बड़ा कॉलेज हो। जो मैंने अभी जो नाम लिए, निर्मा, ईडीपीयू और फिर धीरू भाई अंबानी कॉलेज, इन सब में 60% सीट्स गुड सेट के बेसिस पे भरी जाती है और 40% सीट जेडब्ल्यू के बेसिस पे फिल होती है। और इन तीन को छोड़ के बाकी जितने भी कॉलेज हैं गुजरात के अंदर, जितने भी, सब के सब अंदर 85% सीट्स गुड सेट के बेसिस पे भरी जाएंगी। क्लियर? इसके अलावा तुम्हें अगर आउट ऑफ गुजरात जाना हो, गुजरात के बाहर किसी कॉलेज में जाना हो, जयपुर जाना हो, दिल्ली जाना हो, बॉम्बे, बेंगलोर, कहीं भी जाना हो, यू हैव टू कंप्लीट द जेडब्ल्यू मेंस। आपको जेडब्ल्यू मेन जो है वो कट ऑफ को बाहर लाना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आईआईटी जाना है तो जेडब्ल्यू मेंस तो क्लियर करना ही है, बाद में तुम्हें जेडब्ल्यू एडवांस भी क्लियर करना पड़ता है। ठीक है? तो जिनको गुजरात के अंदर रहना है वो माइंड में बिठा दें कि उनको सबसे ज़्यादा मेहनत गुड सेट पे करनी है। और जिनको गुजरात के बाहर की पॉसिबिलिटी है तो वो गुड सेट पे भी मेहनत करें, जेडब्ल्यू पे भी मेहनत करें। और जिनको कंफर्म है मुझे गुजरात के बाहर ही जाना है तो जेडब्ल्यू पे फोकस बनाए रखें पहले से ही। सिमिलरली जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नीट है कंपलसरी, वो देना ही है। लेकिन आपको बायोलॉजी लेने के बाद अगर मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब डेंटल और एमबीबीएस नहीं चाहिए, अगर आपको कोई पैरामेडिकल सीट्स चाहिए या फिर फार्मेसी लेना हो तो आपको गुड सेट देनी पड़ेगी। यानी सिंपल भाषा में, मैथ्स स्टूडेंट हो कि बायो स्टूडेंट हो, आपका गुड सेट कॉमन है, आपका, आप बोल सकते हैं, एक बैकबोन है। तो जो भी मेडिकल के लिए एमबीबीएस करना चाहते हैं उनको नीट में बहुत स्ट्रांग तैयारी रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। वो तुम्हें स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आता है कि जेडब्ल्यू नीट की तैयारी कैसे करें, हाउ? तो देखो, जेडब्ल्यू और नीट की अगर तुम्हें तैयारी करनी हो तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता। पहले फोकस करो बोर्ड पे, आपका बोर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जो एमसीक्यूज आते हैं वो बोर्ड के बेसिस पे आते हैं। तुम्हें पहले बोर्ड स्ट्रांग करना है और साथ साथ में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? अब उसमें किस टाइप का होता है मैं तुम्हें वो भी एक बार दिखा देता हूँ कि अगर तुम्हें तैयारी करनी हो घर बैठ के स्टार्टिंग से ही तो कैसे करनी होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट। 1 सेकेंड। अब सबको एक स्क्रीन दिख रही है अलग से? अब इस स्क्रीन में ऊपर देखो एक एनसीईआरटी बुक करके लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको ऊपर लेफ्ट साइड? यस सर।
अब इस बुक को जैसे तुम क्लिक करोगे, मतलब ये ऐप तुम्हें डाउनलोड करना है, जैसे इस ऐप पे क्लिक करोगे ये पूरा खुल जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो तो सबसे ऊपर है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, यानी ये पूरा जो पहला वाला पोर्शन है वो टेक्स्ट बुक के रिलेटेड है। फिर नीचे दूसरा वाला है बुक्स एंड सॉल्यूशंस, इसमें बहुत सारी अलग अलग बुक्स आती सर हैं। हाँ बेटा बोलो। सर अगर नाटा देनी हो हाँ, तो गुजकेट देनी होती है या? नहीं नहीं नहीं, नाटा में क्या होगा, आपका बोर्ड अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फिर सीधा नाटा, बीच में गुच्चट नहीं है, ठीक है। ओके सर। उसके लिए आपका मैथ्स और फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, दो चीजें, और डिजाइन। सर पर उसमें सिर्फ मैथ्स ही आता है, फिजिक्स नहीं आता है। हाँ तो अभी तो फिजिक्स फिर निकाल दिया होगा, तो फिर मैथ्स ही बचा होगा, मैथ्स एंड क्या बोलते हैं उसको, डिजाइन तुम्हारा। और साथ साथ में आपको बोर्ड में मिनिमम 50% उससे ऊपर जाना पड़ेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यस सर। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखा है बुक्स एंड सॉल्यूशन, इस बुक सॉल्यूशन में बहुत सारी बुक्स हैं, आर डी शर्मा, वर्मा, अग्रवाल, गोयल, टिया जैन, संदीप गर्ग, ऐसी बहुत सारी अलग अलग ये बुक्स दी हुई हैं। लेकिन अगर तुम्हें इस बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके नीचे जाओ, लास्ट में देखो दो सेक्शन होंगे, एक जेडब्ल्यू सेक्शन होगा, एक नीट सेक्शन होगा, ठीक है। तो जैसे अभी नीट में मैंने फिजिक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं फिजिक्स पे क्लिक करूंगा ना तो ये खुल जाएगा। सबसे ऊपर देखिए नोट्स, इस नोट्स पे क्लिक करो, फिर नोट्स पे क्लिक करोगे, जैसे नीचे जाओगे ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं उसमें। जैसे भी अभी 12th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड तुम्हारा स्टार्ट होगा 17 नंबर, 17 नहीं सॉरी 19 नंबर से, यहाँ पे 18 वाला मिसिंग है वो अपडेट करो आ जाएगा। जैसे 19 लिखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे ये खुल जाएगा थियोरी, और नीचे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जैसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम में जो पीडीएफ है, बेसिक पीडीएफ व्यूअर, इसको क्लिक करो तो ऐसा खुलेगा। फिर डाउनलोड फाइल पे क्लिक करो, जैसे डाउनलोड हो जाएगा तुम्हारा, उसके बाद जैसे तुम इसको ओपन करोगे तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ खुलेगी। इसमें हर एक सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं और एकदम बॉटम में नीचे इसका सॉल्यूशन दिया होगा, तो तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाएगा वैसे वैसे, ये क्या है, सारे एमसीक्यूज टॉपिक वाइज हैं। सिमिलरली अगर हम इससे बाहर आते हैं, एक सेकेंड, जैसे हम इससे बाहर आते हैं तो यहाँ पे जेडब्ल्यू वाला सेक्शन दिख रहा है ऊपर, नीट के ऊपर जेडब्ल्यू वाला सेक्शन। अब जेडब्ल्यू सेक्शन में फिजिक्स पे क्लिक करो, सेम ऊपर दिख रहा है नोट्स, नोट्स पे क्लिक करेंगे। अब नोट्स में जैसे नीचे आओगे ये दिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक है नंबर 17 नंबर, इस पर जैसे क्लिक करोगे खुलेगा। फिर ऊपर है थियोरी, फिर दूसरी भी थियोरी, दो थियोरी, और नीचे है उसके असाइनमेंट। तो जैसे बेसिक पीडीएफ पे क्लिक करोगे, पहले डाउनलोड कहूँगा, मेरा डाउनलोड हुआ है तो मैं डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर जैसे पीडीएफ खोलते हो ये पीडीएफ के फॉर्म में खुल जाएगा। ये सारे असाइनमेंट में बहुत सारे बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं टॉपिक वाइज। तो जिसको जिस हिसाब से तैयारी करनी हो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। और तीसरा है गुडसेट, गुडसेट के लिए मैं तुम्हें खुद प्रोवाइड करूंगा कि कौन से एमसीक्यूज करने, मैं तुम्हें उसकी शीट प्रोवाइड करूंगा, तुम्हें वो भी स्टार्ट रखनी है। समझ में आई सबको बात बेटा? किसी को कोई क्वेश्चन? यस सर। तो ये बहुत सारे इसमें बुक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, कोई बुक की तैयारी करनी है तो वो भी कर सकते हो। समथिंग एल्स क्लियर बेटा एवरीवन? किसी को कोई डाउट अभी भी? यस सर। ठीक है। तो ये तो सिंपल था कि तुम्हें तैयारी कैसे करनी है। दूसरा, बहुत बच्चों में ऐसे थोड़े क्वेश्चंस होते हैं कि हमें रोज कितने टाइम पढ़ना पड़ता है। तो नॉर्मली याद रखना 4 hours पर डे इनफ है, 3 to 4 hours पर डे इनफ है, बट कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब होता है
आज अगर तुमने 3-4 घंटे पढ़े हैं तो कल भी तुम्हें 3-4 घंटे पढ़ने हैं, परसों भी तुम्हें 3-4 घंटे पढ़ने रेगुलर पढ़ना है, बीच में दिन मिस नहीं करने। 12th में सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, कंटिन्यूटी। आपकी कंटिन्यूटी टूटी, आपका बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि जो सिलेबस है, जैसे फिजिक्स मैं लेता हूँ, केमिस्ट्री सर है, मैथ्स वाले सर हैं, ये अपने जो कोर्स का है वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा होता है, कांस्टेंट स्पीड। तो मैं पैरेलल घर पे भी कांस्टेंट स्पीड से पढ़ना है। ऐसा ना हो कि बीच में पूरा 1 वीक 2 वीक या 3 वीक बीच में गायब हो जाए, बेघर में किसी की शादी आ गई, बाहर जाना पड़ा, या मन नहीं लग रहा, नहीं पढ़ना, एंजॉय करना है, तो उसमें क्या होगा, अगर तुमने बीच में 2 वीक छोड़ दिया, लेकिन हमारा सिलेबस तो कंटिन्यूस रहेगा, तो वो 2 वीक का सिलेबस बाकी रह जाएगा, तो आगे जो 2 वीक आएंगे उसमें भी नया तो चलता ही रहेगा, तो तुम्हारा जो पीछे छूट गया है वो वापस रिकवर करने में प्रॉब्लम होगी, और आपका बर्डन जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। और जब बर्डन बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा तो वापस पूरा कॉन्फिडेंस गेन करना थोड़ा टफ पड़ जाएगा। इसीलिए 12th में अगर तुम्हें सक्सेस लेना है, मार्क्स चाहिए है, नॉलेज चाहिए, तो आपको पूरा का पूरा कंटिन्यूस रहना पड़ेगा। बहुत दिन में बहुत ज्यादा घंटे भी नहीं पढ़ने, 3-4 घंटे, बट रेगुलर, एक दिन भी छोड़ना नहीं है। और वो 3-4 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, पास में ऐसे मोबाइल वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मैं अगर तुम्हें पीडीएफ भेजता हूँ तो पीडीएफ अपने लैपटॉप में ले लो, या तुम्हारे पास अगर टीवी हो, वो स्मार्ट टीवी हो, एंड्रॉइड टीवी हो, उसमें ले लो। मतलब सिंपल भाषा में, मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, आपको वहां से दूर रहना है। क्लियर एवरीवन बेटा? किसी को कोई क्वेश्चन, डाउट अभी भी? नो सर। ठीक है, नो तो सर। तुम्हें कहाँ एडमिशन लेना है पहले वो डिसाइड करो, उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान। मैंने तुम्हें 11th में चैप्टर 1 में समझाया था, अपने आसपास जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला फंडामेंटल फोर्सेस होता है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स जो भी था, हमने शायद फॉर्मूला पढ़ी थी ग्रेविटेशन फोर्स की, F इक्वल्स टू G m1m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका बेसिक रीजन है मास ऑफ मटेरियल, मास ऑफ मटेरियल। सेम चीज, ये तो था पहला फंडामेंटल फोर्स। दूसरा फंडामेंटल फोर्स था इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसका जो बेसिक रीजन है वो है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज नॉन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब मटेरियल के पास एक्चुअल में 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है मास, दूसरा होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब पूरा ध्यान, अगर हम किसी भी मटेरियल की बात करें, तो मटेरियल के अगर तुम थोड़ा अंदर जाओगे ना, तो तुम्हें मिलेंगे मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स को भी अगर तोड़ोगे ना तो तुम्हें मिलेंगे एटम्स। एटम्स को और तोड़ोगे तो तुम्हें मिलेंगे 2 पार्ट, एक मिलेगा न्यूक्लियस और दूसरे मिलेंगे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स जो एटम में घूमते हैं। और अगर तुम न्यूक्लियस को तोड़ते हो तो उसके अंदर 2 चीजें मिलती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इवन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ होता है, वो तुम्हें मैं नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा, पहले यहां तक समझ लेते हैं। मटेरियल के अंदर हमें मिलेंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर मिलेंगे एटम्स, एटम्स के अंदर मिलेंगे 2 चीजें, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें मिलेंगी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
तो याद रखना द फंडामेंटल particles of material are proton, electron and neutrons. ठीक है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं? प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कौन सा है? न्यूट्रॉन है। क्लियर है यहाँ तक? These particles Yes, sir. have two type of intrinsic property. इन पार्टिकल के पास दो टाइप की इंटरेस्टिंग यानी उनके अंदर की प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वन इज मास एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इन पार्टिकल्स के पास दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है उनका मास और दूसरी प्रॉपर्टी होती है उनका चार्ज। अब पहले हम बात करेंगे मास ऑफ दीज पार्टिकल्स। तो मास ऑफ दीज पार्टिकल्स, इनका जो मास है वो तुम्हें याद रखना है। जैसे मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास याद रखना इट इज 1.625 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का मास फिक्स होता है, कितना होता है? 1.625 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास वो होता है 1.627 10⁻⁻27 kg। अगर ध्यान से नोटिस करो तो दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो थोड़ा कम होता है, वो होता है 9.1 10⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है पावर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ टाइम्स। समझ में आई सबको बात? Yes, sir. क्लियर? तो ये मास तुम्हें याद रख लेना है, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास। समझ में आई बेटा बात? द इलेक्ट्रिक चार्ज on neutron is 0. The electric charge on proton and electron, electric charge on proton and electron is same in magnitude but opposite in type। जो इलेक्ट्रिक चार्ज न्यूट्रॉन पे होता है वो तो 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो है वो सेम होता है मैग्नीट्यूड में, बट टाइप ऑपोजिट होता है। अब क्वेश्चन ये कि कैसे पता चला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है और टाइप ऑपोजिट होता है? तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। कौन सा एक्सपेरिमेंट? भाई हमने दो टाइप के प्रोटॉन्स को एक दूसरे के सामने रखा, तो देखा कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ पर्टिकुलर फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसकी वजह से रिपेल कर रहे हैं, उसका बेसिक रीजन इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विथ सम अमाउंट ऑफ फोर्स। बाद में सेम सिस्टम में हमने दो इलेक्ट्रॉन को ही ऐसे रखा और देखा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी रिपेल कर रहे हैं विथ सेम वैल्यू। जितनी ताकत से प्रोटॉन रिपेल हो रहे हैं उतनी ही अमाउंट के एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भी रिपेल हो रहे हैं। मतलब दोनों में रिपल्जन का अमाउंट सेम है। तो ये क्या बात बताता है? अगर रिपल्जन का अमाउंट सेम होगा
तो इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट भी सेम होगा, क्योंकि रिपल्जन इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब यहां से ये कंफर्म हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, लेकिन ऑपोजिट टाइप है। वो कैसे पता चला? जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में रखा तो देखा ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब पहली दो सिचुएशन से ये पता चला कि दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन तीसरी सिचुएशन से हमको ये पता चला कि दोनों की वैल्यू तो सेम है, बट दोनों का टाइप क्या है? ऑपोजिट। इसलिए वो दोनों रिपेल करने की बजाय एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आई सबको बात बेटा? यस सर। तो इसका मतलब ये पता चला कि ये दोनों आपस में वैल्यू में तो सेम है, बट टाइप में क्या है? ऑपोजिट। अब मैथमेटिकल भाषा में दो ऑपोजिट चीजों को हम कैसे दिखाते हैं? तो एक को हम सिंबल देते हैं पॉजिटिव, दूसरे को हम सिंबल क्या देते हैं? नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे? सिमिलरली वैसा ही कन्वेंशनली proton is considered conventionally proton is considered as positive and electron is considered as नेगेटिव। कन्वेंशनली का मतलब होता है रिवाज के हिसाब से हमने प्रोटॉन को कंसिडर कर दिया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर दिया नेगेटिव। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, पॉजिटिव को लिखूं नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को लिखूं पॉजिटिव, तो भी सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ ये बताते हैं इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट टू प्रोटॉन। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हमने सिंबल दिया है सिर्फ क्या दिखाने के लिए? कि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो हम लेते हैं प्रोटॉन को पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, और दोनों की वैल्यू सेम है। वो वैल्यू कितनी है? इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितनी वैल्यू है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उस वैल्यू को ई से डिनोट करते हैं। मतलब प्रोटॉन का चार्ज भी ई होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी ई होता है। फर्क क्या होता है? सिर्फ प्रोटॉन अगर लिखते हैं तो लिखेंगे 1.6 10⁻⁻19, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो वैल्यू तो ये रहेगी, लेकिन आगे माइनस लग जाएगा। मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम है। और बाद में जब इन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पास में रखा तो कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्जन नहीं। वो क्या दिखाता है? न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ना वो अट्रैक्ट कर सकता है ना ही रिपेल कर सकता है। समझ में आया बेटा सबको बात? क्लियर एवरीवन? सर यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर अगर हमको मतलब इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन ही दिखानी है, तो अगर हम प्रोटॉन को नेगेटिव ले और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव ले तो ऐसा नहीं चलेगा? हाँ चलेगा, मैंने वही तो बताया। अगर तुम प्रोटॉन को पॉजिटिव लेते हो, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव लेते हो तो भी, सॉरी प्रोटॉन को नेगेटिव लेते हो, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव लेते हो तो भी सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रख सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है। गॉट इट? ओके सर। यस सर। फटाफट चलो लिख लो और लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।